जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में बड़ा कदम उठाया है। नियम 185 के तहत तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया गया और इस पर चर्चा के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। चर्चा पर बहस के बाद विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा है कि यदि केंद्रीय एजेंसियां विधानसभा के किसी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करती तो उसे विधानसभा को बताना होगा। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ED CBI की अति गतिविधि की बार-बार आलोचना की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में दो नेताओं के बीच आलाकमान तक पहुंच गई है और आपको बता दें कि फिलहाल 50 सीट पर उम्मीदवार को लेकर पेंच फंसा है। पिछले 4 दिनों से इसे लेकर बैठकें चल रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के नेता आम सहमति पर नहीं पहुंच पाई। बताया जा रहा है कि इन सीटों को लेकर कांग्रेस दो नेताओं के बीच रार है और पूर्व CM सिद्धारमैया इनमें अपने पसंद के उम्मीदवार चाहते हैं। वहीं कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष D शिवकुमार अपनी पसंद के उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। अब केंद्रीय चुनाव समिति इन पर फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ के समक्ष भेजा है। मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को अगली सुनवाई में संविधान पीठ के पास भेज रहे। कोर्ट ने कहा है कि यह मामला जीवन के अधिकार, सम्मान से जीने के अधिकार से जुड़ा है। चूंकि यह मामला संवैधानिक सवालों से जुड़ा हुआ है, यह ध्यान में रखते हुए हम मानते हैं कि संविधान पीठ इस मुद्दे पर विचार करे। इससे पहले सुनवाई के दौरान CJI की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, प्यार का अधिकार व्यक्त करने का अधिकार पहले से ही बरकरार है। फरवरी में खुदरा महंगाई दर 6.44% रही है। जनवरी के मुकाबले थोड़ी कम है। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.52% रही थी। अभी भी RBI के टॉलरेंस बैंड यानी कि बर्दाश्त सीमा के ऊपर बना हुआ है। खुदरा महंगाई दर में इजाफे की गिरावट पर कारणों की गौर करें तो फरवरी महीने में खाद्य महंगाई दर घटकर 5.95% रही, जबकि जनवरी में खाद्य महंगाई दर 6% रही। अनाज दूध की महंगाई दर काफी ऊंची रही। फरवरी महीने में अनाज और उससे जुड़े प्रोडक्ट की महंगाई दर 16.73% रही। दूध और उससे जुड़े प्रोडक्ट की महंगाई 9.65% रही। मसालों की भी महंगाई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी और पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी पेश की है। बताया गया है कि 1 हफ्ते बाद हाईकोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई करेगा। बता दें कि हत्याकांड में फरार होने के बाद प्रयागराज पुलिस की ओर शाइस्ता परवीन के खिलाफ हाल ही में 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जल्द ही बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की परिणाम 2023 की घोषणा की तारीख और समय की घोषणा करने की उम्मीद है। यह नतीजे BSEB की वेबसाइट पर दी जाएगी। परिणामों की घोषणा के लिए BSEB एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा, जहां परिणाम से संबंधित डेटा जैसे प्राप्त प्रतिशत, टॉपर्स के नाम आदि की घोषणा की जाएगी। इसके तुरंत बाद आधिकारिक वेबसाइट पर स्कोर चेक करके सीधा लिंक जोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को 3 महीने से इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से एक मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड ने नवंबर 2017 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी। उन्हें मस्जिद को परिसर से बाहर करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। इसको लेकर याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदानी हिंडनबर्ग विवाद और महंगाई को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। गुजरात में पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्तियां लेकर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अदानी मामले को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और उस पर देश के लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र संबंधी टिप्पणी के मुद्दे को उठाने की, उनको माफी मांगने की मांग लेकर खड़गे ने सरकार पर पलटवार किया और कहा है कि लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग इसे बचाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केरल के अल्पसंख्यक, जिनमें खास तौर पर ईसाई और मुसलमान शामिल है, तक अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी में है। इसे लेकर आने वाले समय में एक खास अभियान भी चलाया जाएगा। बीजेपी यह पहल PM मोदी के सुझाव की बात करने जा रही है। बता दें कि PM मोदी ने पिछले दिनों हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से केरल में विशेष तौर पर स्नेह संवाद आयोजित करने की सलाह दी थी। PM मोदी ने 2 मार्च को 3 पूर्वोत्तर राज्यों में जीत के बाद भी पार्टी की बैठक में कहा था कि हमें केरल पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें वहां भी BJP गठबंधन की सरकार बनानी है।
ऑस्कर्स 2023 में जीत हासिल करने के बाद दुनिया भर में आरआर के फैंस और यहां पे इंडियन धड़ाके सेलेब्स को उत्साह के लायक देखा जा रहा है। जहां भारत में धूम धड़ाके से खुशियां मनाते हुए लोग देखने को मिल रहे हैं, तो वहां सोशल मीडिया पर सेलेब्स का रिएक्शन फैंस का ध्यान खींच रहा है। इसी बीच रामचरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म का हिस्सा रह चुके आलिया भट्ट और अजय देवगन ने ऑस्कर विनर के लिए स्पेशल मैसेज शेयर किया। आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म की जीत की एक्साइटमेंट शेयर करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है। एसएस राजा मजौली की आरआर का हिस्सा रह चुकी एक्ट्रेस ने फिल्म की जमकर तारीफ करते हुए नाटू के कुछ अश्लील पोस्ट भी किए हैं। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की संकटग्रस्त प्याज किसानों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी की घोषणा को खैरात करार देते हुए हजारों किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में सोमवार दोपहर को नासिक से जुड़े मुंबई तक पैदल मार्च शुरू कर दिया। इससे पहले और 2018 और 2019 में लगभग बड़ी संख्या में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर मुंबई की ओर कूच किया था। अब यह किसानों का तीसरा लॉन्च मार्च है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा के नेता और 7 बार के पूर्व सीपीआई विधायक जीवी पांडु गावित को कहा गया कि विभिन्न किसान समूहों के साथ चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेला जा रहा चौथा और आखिरी टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। इसी तरह से भारत ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर कब्जा बरकरार रखा। पहला और दूसरा टेस्ट मैच भारत ने जीता था। तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली थी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 78.1 ओवर में 2 विकेट पर 175 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड 90 रन, मार्नस लाबनोस ने 63 रन के नाबाद पारी खेली। केंद्र सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना के देने का फैसला लिया। जी हां, आप पुरानी पेंशन योजना के विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। बता दें कि लंबे समय से देश भर में ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन योजना के लिए बात चल रही थी, जिसके बाद अब मोदी सरकार ने इसे लेकर ऐलान कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है। इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है। संसद की एक समिति ने ट्रेन यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट बहाल करने पर रेल मंत्रालय से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है। समिति ने साथ ही स्लीपर क्लास और 3rd एसी क्लास में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत पुनः प्रारंभ करने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में सोमवार को पेश की गई। ऐसे में अब यदि रेलवे समिति की सिफारिश को मान लेता है तो संभव है कि बुजुर्गों को फिर से टिकट बुकिंग पर छूट मिलनी शुरू हो जाए। चीन में जिस तरह से कोरोना ने कोहराम मचाया है, वहां के लोगों में दहशत बनी हुई। कोविड से चीन उबरा नहीं है कि अब एक और वायरस ने चीन में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से चीन में फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण हालात ये हो गई कि अस्पताल में जगह कम पड़ने लगी, साथ ही मेडिकल की दुकानों में दवाइयों का टोटा पड़ गया है। हालत ये हो गई कि चीन एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि लॉकडाउन की तैयारी को लेकर चीन के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में रविवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। विभाग के मुताबिक 13 मार्च से दिल्ली में काले बादल छाए हैं और 14 मार्च मंगलवार को दिल्ली में हल्की बारिश भी हो सकती। 13 मार्च को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री, अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया। मंगलवार आंशिक तौर पर काले बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान 15 से और अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रहेगा। मंगलवार को हल्की बारिश या बूंदाबूंदी की भी संभावना है। वित्त वर्ष 2022-23 में जहां महंगाई ने आम आदमी की जेब पर वार किया, वहीं सरकार का बजट भी चालू वित्त वर्ष अस्त व्यस्त रहा। इस दौरान सरकार का टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर बने आर्थिक हालात, बाजार की अनिश्चितता और बढ़ते व्यापार घाटे ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। तभी तो सरकार ने सोमवार को लोकसभा में 1.48 लाख करोड़ रुपए को एक्स्ट्रा खर्च की मंजूरी देने का प्रस्ताव किया। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने चालू वित्त वर्ष में कुल 1.48 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव पेश किया। सरकार ने अनुपूरक मांगों की दूसरी किस्त के तहत रकम खर्च करने की अनुमति मांगी है। अचानक मौसम में बदलाव और तापमान में बढ़ोतरी होने से केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। केंद्र सरकार ने गर्मी से फसलों के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए सभी राज्य सरकारों को तैयार रहने को कहा है। खाद्य और आपूर्ति विभाग के मुताबिक गर्मी की सबसे ज्यादा मार हरी सब्जियों पर पड़ सकती है। अगर इसी तरह से तापमान में बढ़ोतरी जारी रही तो गेहूं के साथ साथ हरी सब्जियों का भी उत्पादन गिर सकता है। इससे महंगाई एक बार फिर से बढ़ जाएगी और खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएगी। खाद्य आपूर्ति को लेकर के एक बार फिर से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नींबू की कीमत पिछले साल की तरह इस बार भी 400 रुपये किलो तक पहुंच सकती है।
अरविंद केजरीवाल सरकार की फ्री बिजली योजना के तहत सब्सिडी पाने के लिए दिल्ली के उपभोक्ताओं को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दरअसल मार्च आर्थिक वर्ष का अंतिम महीना है, ऐसे में वो तमाम लोग जो मुफ्त बिजली योजना का फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऊर्जा विभाग जल्द ही दिल्ली के तीनों डिस्कॉम के साथ इस मामले को लेकर बैठक भी करेगा। ऊर्जा विभाग से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सब्सिडी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसी महीने जल्द ही शुरू हो जाएगी। केरल के कोच्चि शहर में कूड़े के पहाड़ पर आग लगने की वजह से लोगों को परेशानियां बढ़ती जा रही है। 11 दिन पहले ब्रह्मपुरम कचरे के ढेर में लगी आग की वजह से आसपास जहरीला धुआं फैल गया, जिसकी वजह से राज्य की वाणिज्यिक राजधानी में लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। अगर आग पर काबू पाने के लिए केरल सरकार ने रविवार को न्यूयॉर्क के अग्निशमन विभाग से सलाह मांगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष और एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर NS उमेश ने बताया कि अधिकारियों ने इस संकट के बारे में न्यूयॉर्क शहर के अग्निशमन विभाग के उप प्रमुख जॉर्ज हेली के साथ एक वर्चुअल बैठक की है। रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान से ताबड़तोड़ हमले की खबर तो रोज आती रहती है, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई जो हैरान कर देने वाली है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। ट्रंप ने दावा किया है कि वो महज एक दिन में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के शहरों में बमबारी तेज कर दी। इन सब के बीच ट्रंप ने दावा किया है कि मैं सिर्फ 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा देता हूँ। ट्रंप ने कहा है कि वो अगर अभी अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर होते तो 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को बातचीत के जरिए खत्म करा देते। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।